हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्लास 12th में अगर आप हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। आज हम लोग जो सीरीज़ हम लोग तय किए हैं, और फिर मैं बता दूं, चूँकि पिछले सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि जितने स्टूडेंट अभी क्लास 12th में हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स साइंस वाले भी इकोनॉमिक्स का वीडियो देख सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपके लिए एक पूरा सीरीज लेकर आया है, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो एक मॉडल पेपर जारी किया है और कॉमर्स वर्ल्ड अपने तरफ से 5 मॉडल पेपर जारी करेगा, ऑब्जेक्टिव मोड में भी और सब्जेक्टिव मोड में भी। तो उसी सीरीज़ में, उसी चैनल में आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव मोड में मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं वो बिजनेस स्टडी का लेकर आ रहे हैं। चूँकि पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 3 मॉडल पेपर सब्जेक्टिव के और 3 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के जारी किया था। तो उसमें से ऑब्जेक्टिव के जो 3 मॉडल पेपर हैं उसका पूरा आंसर आपके पास लेकर आएंगे। उसमें मॉडल पेपर 1 का मतलब सेट 1 है मॉडल पेपर, जो 21-22 एग्जामिनेशन के लिए। कोई टेंशन नहीं लेना, 21-22 में जो सिलेबस था वो भी तो इस बार पूछ रहा है। तो अगर 21-22 का सिलेबस 2023 में पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर एक सेट 3 सेट है इस तरह से, सेट 1, सेट 2, सेट 3, एक सेट में 40 क्वेश्चन है तो 3 सेट में 120 क्वेश्चन है। ऐसा तय मानिएगा कि 120 में से कम 10, 15, 20 तो मिल ही जाएगा। तो अगर सही से पढ़ा जाए तो आराम से मिल सकता है। तो आप सारे सीरीज का जो सेट्स है वो देखने के लिए, पूरे मॉडल पेपर को देखने के लिए मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारे मॉडल पेपर आपके पास हैं, उसको तरीके से देखिएगा और आराम से सारे मॉडल पेपर को अपने एक कॉपी में लिखते चले जाइएगा। आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सब्जेक्टिव वाला भी, थ्योरी वाला भी हम लोग आंसर क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आंसर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे, जहाँ हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है और हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कड़ी में ऑब्जेक्टिव बिजनेस स्टडीज़ का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव आंसर, कि क्या इसका आंसर होगा। तो एक करके हम लोग डिस्कस करते चले जाते हैं कि क्या क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम देना है। तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि प्रबंध क्या है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट है, साइंस है, बोथ है या नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोग जानते हैं मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट भी है और साइंस भी है तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं मार सकते। तो देखिए नीचे लिखा है बोथ, दोनों, तो ये दोनों वाला ऑप्शन तो कर सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा बोथ, जो है मैनेजमेंट जो है वो बोथ है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट को आप आर्ट्स भी बोल सकते हैं और साइंस भी बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बोथ, क्योंकि मैनेजमेंट कला भी है और विज्ञान भी है। दूसरा बोलता है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज। किसी देश को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो बोलता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इफिशिएंट मैनेजमेंट और नन ऑफ दीज। तो आप सही से अगर देखें, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है और आपसे पूछ रहे हैं भारत जैसे देश के लिए, जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है भारत, तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इफिशिएंट मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा भारत जैसे देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इफिशिएंट मैनेजमेंट। आज सरकारी स्कूल में क्या है, सब कुछ है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो मैनेजमेंट चाहिए आज भारत जैसे देश के लिए, लेकिन अमेरिका जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं। वहाँ ज़रूरत है फिजिकल रिसोर्सेज का, हम अपने मैन पावर को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अलग अलग देश का, चूँकि डेवलपिंग कंट्री होता है, डेवलप कंट्री होता है और अंडर डेवलप कंट्री होता है, तो हर देशों के लिए अलग अलग नीड है। तो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जो नीड है वो नीड है इफिशिएंट मैनेजमेंट का, कि हम अपने मैनेजमेंट को और अच्छे तरीके से कैसे लगाएंगे और कैसे यूजेस करेंगे अपने प्रबंध को, यानी अपने मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके, प्रबंध का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, लाभ कमाने की क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, ये अभी आपको देखना है। आगे लिखा है हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं। सारे बच्चे बता सकते हैं कि हेनरी फ्योल कितने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। तो हेनरी फ्योल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो कितने हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। 14 का 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया है। 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल, याद रखिएगा 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है।
अब इसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल से लेके लास्ट आप 14 का 14 प्रिंसिपल थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव में। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने काम हैं, तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रबंध के कितने काम हैं, तो जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कामों को बताया। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कामों को बताया, तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने काम हैं, 4 काम हैं, याद रखिएगा। चलते हम लोग आगे। बोलता है नियोजन, प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट का काम आप करते हैं तो बोलता है मैनेजमेंट का जो फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना, पोस्ट डीसी बोलते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन को, क्या बोलते हैं, पोस्ट डीसी। ये है प्रबंध के काम। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग और सी का मतलब कंट्रोलिंग। तो बोलता है कि प्लानिंग कितने नंबर में आता है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है प्लानिंग कितने नंबर में आता है, पहले नंबर में। पूछ देगा ऑर्गेनाइजिंग कितने नंबर में आता है, दूसरे नंबर में। स्टाफिंग कितने नंबर में, तीसरे नंबर में। डायरेक्टिंग कितने नंबर में, चौथे नंबर में। और कंट्रोलिंग कितने नंबर में, 5वें नंबर में। तो कोई भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोलिंग कितना नंबर, तो अंतिम कार्य पूछ देगा कंट्रोलिंग फर्स्ट फंक्शन है या लास्ट फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है और प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। नियोजन पहला काम है और नियंत्रण अंतिम काम है, याद रखिएगा। शुरुआत होता है नियोजन से और अंत होता है नियंत्रण से। प्रबंध का इतना ही काम है कि नियोजन से शुरुआत करेंगे और नियंत्रण में ख़त्म कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा प्लानिंग जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए, और कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरत है। ध्यान दीजिएगा प्लानिंग नहीं रहेगा तो कंट्रोल नहीं करेंगे, और कंट्रोल नहीं होगा तो प्लानिंग काम नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए सारे काम होने चाहिए POSDC, पोस्ट डीसी। बोलता है भारत में मैनेजमेंट क्या है, भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट नेसेसरी है, अननेसेसरी है, लग्जरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप और होने के लिए और अच्छा करने के लिए, कम से कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 4 बात बताएं, अपने उत्पादन लागत को कम करने के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए भारत जैसे देश में प्रबंध नेसेसरी है, आवश्यक है। अगर नहीं लगाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए भारत जैसे देश के लिए प्रबंध जो है वो नेसेसरी है। आगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसको बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, वैज्ञानिक प्रबंध के फादर कौन है। सब लोग जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के फादर कौन है, FW टेलर। FW, इसका पूरा नाम है FW टेलर। क्या नाम है पूरा, FW टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है वो फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और जो फेयोल है ना वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर है। ये किसके फादर हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर है हेनरी फेयोल। तो पूछ देगा अगर हेनरी फेयोल किसके फादर है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर है। आगे बोलता है वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। पुराने मैनेजमेंट मानिए जो नया मैनेजमेंट अभी चल रहा है, मैनेजमेंट 3 स्टेजेज है, ध्यान देगा। मैनेजमेंट को अगर पढ़ना है ना पूरी दुनिया में जब से शुरुआत हुआ है तो 3 स्टेज है। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल स्टेज, पुराना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहला ट्रेडिशनल स्टेज होता है, जो पुराना मैनेजमेंट मतलब वही लगभग 1956 से लेके जब से मैनेजमेंट शुरुआत हुआ तब से लेके 1970-80 तक पुराना मैनेजमेंट चलता था। दूसरा आता था नियो क्लासिकल, इसको पुराने को हम लोग क्लासिकल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल को क्लासिकल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, परंपरागत प्रबंध। उसके बाद आ गया नियो क्लासिकल, बीच वाला, जहाँ कुछ पुराना भी था और कुछ नया भी था। एक है क्लासिकल अप्रोच, एकदम पुराना तरीका मैनेजमेंट करने का। एक हो गया न्यू क्लासिकल, यहाँ बदल रहा था, बदलते समय जो रहता है तो कुछ पुराना लगता है कुछ नया लगता है, तो उसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल। और आज जो मैनेजमेंट लग रहा है ये क्लासिकल अप्रोच है, जिसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि पुराने मैनेजमेंट में, जो पहले के ज़माने में मैनेजमेंट किया जाता था, तो कोई भी व्यक्ति अपने वर्कर को क्या सैलरी देता था, ज़्यादा देता था या कम देता था। सिंपल है, पहले के समय में कोई भी आदमी सस्ता मजदूर चाहता था, तो देखिए मिनिमम कहाँ, ये मिनिमम। लेकिन आज कोई सस्ता नहीं चाहता। आज कंपनी और आप भी अगर अपने घर में बिजली मिस्त्री लाते हैं तो यही बात बोलते हैं 500 रुपये ज़्यादा लेना बाबू, लेकिन काम अच्छा करना। मतलब पैसा आप ज़्यादा देना चाहते हैं क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए। और पुराने समय में कोई भी देख लीजिए, आज भी अगर पुराना ज़माना का सोच कोई रखा है तो कम से कम पैसे वाला चाहेगा कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो। और आज जो मॉडर्न सोच रखा है, जो मॉडर्न थिंकिंग का व्यक्ति है, वो कोई सामान ही खरीदता है तो देखिएगा अच्छा वाला खरीदता है।
और जो पुराना सोच का आदमी वो हमेशा खराब वाला खरीदेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पुराने मैनेजमेंट में हम कम से कम मजदूरी देना पसंद करते हैं, तो आज जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देना पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट घटेगा और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। आगे लिखा है नियुक्तिकरण क्या है, स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग इज अ पहला पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्टाफिंग होगा। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर कर्मचारी प्रबंध के अंदर ही स्टाफिंग आता है, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है। इसका मतलब है इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी स्टाफिंग के अंदर ये सारा काम होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, 3 चीज़ स्टाफिंग के अंदर आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। स्टाफिंग इंक्लूड्स 3 वर्ड्स, स्टाफिंग इंक्लूड्स 3 वर्ड्स, 3 वर्ड शामिल होगा। यानी हम लोग रिक्रूटमेंट कर दिए, भर्ती कर दिए, चयन कर दिए, सिलेक्शन कर दिए, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण कर दिए, और डेवलपमेंट अगर कर दिए तो स्टाफिंग कंप्लीट। स्टाफिंग का मतलब किसी वर्कर को रिक्रूटमेंट से लेके डेवलपमेंट तक का पूरा प्रोसेस स्टाफिंग प्रोसेस कहलाता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया कहलाती है कि किसी वर्कर को आप लाते कैसे हैं और उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसका ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। आगे बोलता है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो कहाँ बनता है? तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लेबोरेटरी में बनता है, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से बनता है, या बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर होता है, या नन ऑफ दिस। सही अगर आंसर देखे तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ना बालक लोग, बताइए कहाँ बनते हैं? तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते हैं एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर से। ये साइंस वाले प्रिंसिपल लैब में तैयार होता है। जैसे केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है, कहाँ तैयार होगा? बायो का प्रिंसिपल है, कोई दवा बनाना है तो लैब में तैयार करो। हम लोग लैब में जाके क्या करेंगे? कॉमर्स वाला आदमी को लैब में जाके कौन सा वहाँ है ना H2O और वाटर को मिलाना भैया, हम लोग को कुछ नहीं करना, ना सोडियम ना है ना क्लोराइड कुछ नहीं मिलाना, ना कैल्शियम कुछ नहीं, ना पोटासियम। हम लोग को भैया सीधा एक्सपीरियंस देखना है कि हम सामान मार्केट में लेके जा रहे हैं तो देखते हैं कि मार्केट में लोग कैसा सोचते हैं मेरे सामान के बारे में, क्या रिएक्ट करता है मार्केट में, किस तरह का कंज्यूमर आज के समय में मार्केट में। तो हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, सामने झेलते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ है, फिर एक नियम बना देते हैं कि भाई कस्टमर आज के समय में ऐसा सोच रहा है तो हमको भी ऐसे अनुसार से काम करना होगा। तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं सब एक्सपीरियंस से आते हैं, और एक्सपीरियंस कौन गेन करता है? मैनेजर गेन करता है, झेलता है। तो जितने प्रबंध के सिद्धांत होंगे एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए जाते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग नहीं बनता है, हम लोग का कोई भी सिद्धांत लेबोरेटरी में नहीं बनता, हम लोग का सारा सिद्धांत एक्सपीरियंस से बनता है। हमारे अंदर जो हमको देखते देखते एक्सपीरियंस आया और एक नियम हम बना दें कि ये नियम होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस से, लेबोरेटरी में नहीं बनते। साइंस के प्रिंसिपल लेबोरेटरी में बनते हैं। बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ? कब से साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है? वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? तो सही से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 से प्रारंभ हुआ है। कब से हुआ है? 1913 से वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। 1913 से पहली बार वैज्ञानिक प्रबंध आया। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट जो साइंटिफिक टेक्निक से सोच समझ के कीजिए। एक है पुराना मैनेजमेंट जहाँ कोई सोचना समझना नहीं, पैसा लगा दो, बर्बाद आबाद। वहाँ बोलता था कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। भाई कर्म करेंगे, फल की इच्छा मतलब कोई भी व्यक्ति बोलता था तुम बिजनेस तो करो, प्रॉफिट काहे देखने लगता है। लेकिन आज का मैनेजमेंट बोलता है नहीं, पहले फल देखो फिर कर्म करो। ध्यान दीजिएगा, पहले फल देखो फिर कर्म करो। पहले देखो कि आम है पेड़ में कि नहीं, तब पत्थर चलाओ। अब पुराने ज़माने किसी भी आदमी से मिलेगा तो बोला पहले मेहनत करो। नहीं जी, पहले तुम देख रहा है फल क्या मिलेगा। तो भाई पहले फल नहीं देखेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे। तो आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि पहले आप रिजल्ट देख लो देन मेहनत करो। वो ज़माना चला गया कि आप मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अरे कुछ नहीं, हमको चाहिए ज़्यादा, हमको जो टारगेटेड चाहिए वो मिलेगा कि मिलेगा। तो आज मैनेजमेंट चेंज हो गया है, पुराना सोच खत्म हो गया और मॉडर्न सोच है। आज पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको मालूम है कि हम इतना कमाएंगे और उस हिसाब से वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। यानी पहले उसको फल मालूम है, उसके बाद वो मेहनत करता है। आज का मैनेजमेंट ये है। तो बोलता आगे है प्रभावशील अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। एक अच्छा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप पढ़े होंगे अधिकार का अंतरण, हम अपने जूनियर्स को, यानी अधिकार अंतरण का मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम अपने जूनियर अधिकारियों को किसी काम को करने का अधिकार देते हैं। तो अधिकार तब अच्छे से हस्तांतरित हो सकता है, एक व्यक्ति अपने अधिकार को जूनियर को तब अच्छे से दे सकता है जब उसके साथ क्या जाता है, तो उसके साथ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ गया? एक प्रभावशाली अधिकार अंतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ, सॉरी अधिकार के साथ नहीं, उत्तरदायित्व के साथ क्या जाता है? अधिकार का होना अति आवश्यक है।
अब हम किसी को उत्तरदायित्व तो दे रहे हैं, तुम भैया झारखंड का पूरा काम देखो, तुम मेरे झारखंड के जोनल मैनेजर हो, तो भैया ड्यूटी तो दिए, उसको बांध दिए कि तुम झारखंड देखो, तुम संभालो झारखंड। बेचारा झारखंड टेंशन लेके संभाल भी रहा है, तो संभालने के लिए आपको कुछ पावर देना होगा, कुछ क्या देना होगा, अधिकार, नहीं तो उत्तरदायित्व तो कैसे पूरा कर पाएगा। अब आपके पेरेंट्स बोले हमारे पास लाके एक सर इस बच्चे को जैसे भी आपको करना है आप इसको पढ़ाइए और पास कराइए किसी हालत में 80% के साथ। अब उत्तरदायित्व तो आपके पापा दे दिए, ड्यूटी तो तुमको दे दिए, लेकिन क्या उस ड्यूटी को हम पूरा कर पाएंगे जब तक मेरे पास अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अधिकार अगर दे दिए, सर जो करना कीजिए, मारना मारिए, पीटना पीटिए, बस बोले इतने ही तो सुनना चाहते थे, कल से सुधर जाएगा। यानी हमें जब अधिकार मिल जाए तो उस अधिकार का प्रयोग करके हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी को जोनल मैनेजर बना दिए तो उसको अधिकार दीजिए कि अगर कोई नीचे काम नहीं करेगा तो उसको हटाने में ज़रा सा भी देर मत करना है, तुम्हारे पास राइट है। तो उस दिन वो जोनल मैनेजर पूरे जोन को ठीक कर देगा। लेकिन आप उसको उत्तरदायित्व तो दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, और अधिकार नहीं दे रहे उस ड्यूटी को पूरा करने का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अब किसी को गेट के पास ड्यूटी दे दी है कि तुम्हारा काम है गेट के पास गेट खोलेगा और कौन आता है कौन जाता है उसको देखना, लेकिन किसी से जो पूछा तो सोच लेना। अब बताइए किसी से पूछने ही नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा कि चोर आ रहा है कि सही आदमी आ रहा है। इसलिए ड्यूटी के साथ साथ अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखता है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सार क्या है। तो अगर सही से पढ़े होंगे तो मैनेजमेंट का इसेंस कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को। समन्वय जो है प्रबंध क्या है, सार है, सारांश है, समरी है। यानी एक प्रबंध को अगर छोटे शब्दों में बताना हो तो मैनेजमेंट को छोटे शब्दों में अगर बताना हो तो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। समन्वय का मतलब मिलके काम करना होता है, और इस दुनिया में सारे लोग कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। सोचिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो चाहे CBSE बोर्ड हो, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहता है, तभी तो एग्ज़ाम का डेट सेम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम का डेट सेम नहीं हो रहा है, यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेम डेट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन, आपके कंपनी में या बिजनेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सारे के सारे जितने डिपार्टमेंट है सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट होकर काम करना, मिल के काम करना। जब तक आप मिल के काम नहीं करेंगे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे बोलता है कि प्लानिंग इज़, ये तो हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं, प्लानिंग किसके लिए होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए होता है, तो प्लानिंग जब भी होगा तो फ्यूचर के लिए होगा। प्लान हम कभी पास्ट का कर ही नहीं सकते, जो बीत गया उसके लिए प्लान करके क्या कर। अब 10th का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया, उसके लिए प्लान बनाओगे क्या, उसके लिए प्लान बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे तैयारी करेंगे। भैया आप प्लान बनाओ कि 12th कैसे तैयारी करें, और जब 12th बीत जाएगा 2 महीने के बाद तो फिर ये भी प्लान करने की जरूरत नहीं, फिर इसके आगे का प्लान करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो नियोजन जब भी होता है तो भविष्य के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए भी नहीं होता है, हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। जब भी होता है तो फ्यूचर के लिए, तो प्लानिंग किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। उसके नीचे प्रबंध के कितने स्तर है, जब जानते हैं प्रबंध के 3 स्तर हैं। कौन कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छा योजना क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला होता है नहीं, ज़्यादा खर्च कर देंगे तो प्लान ठीक नहीं होगा। टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा समय लगता है, बोले नहीं, अच्छा योजना है तो ज़्यादा समय कैसे लगेगा, अगर ज़्यादा समय लगेगा तो अच्छा योजना नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होती है, एक अच्छी योजना जो है वो फ्लेक्सिबल होती है कि हमको आवश्यकता पड़ा तो हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। रिजिड नहीं होना चाहिए कि एकदम बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं। अब पता चला बन गया प्लान, हम मार्केट में गए, कंपनी बोली 17 रुपये में बेचना है, अब मार्केट में देखते हैं कोई है ही नहीं, हम अकेले बेचने वाले, और उस समय अगर हम रेट बढ़ा भी देते तो भी कस्टमर खरीदता। लेकिन चूंकि मार्केट सरकार, हमारी कंपनी क्या की है, रिजिड बना दी, 17 मतलब 17, हम कोई चेंज नहीं करेंगे नियम में, तो बर्बाद हो जाएगी, कंपनी नहीं कमा पाएगी। लेकिन फ्लेक्सिबल रहेगा और हम अपने वर्कर को बोल के भेजेंगे कि मार्केट का सिचुएशन देख के बढ़ा सकते हो रेट, तो देखा मार्केट में सिचुएशन ठीक है तो रेट बढ़ाते जाएगा, 17 वाला 77 में भी बेच सकता है। तो आप उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, यानी देखिए सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं हम अपने। किस दुनिया में किसी चीज़ को रिजिड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा इसको कोई नहीं जानता है। अब क्रिकेट के में हम अगर बात करें तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स रहता है कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा है। लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब हो जाता है टीम का तो देखिएगा वो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है, तुरंत चेंज हो जाता है बैटिंग ऑर्डर कि ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमेशा एक अच्छा प्लान वो होता है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको हम समय समय पर परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बोलता है कि केंद्रीकरण का तात्पर्य क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है बालक लोग कि निर्णय लेने की सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास होना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के पास होता है, सेंटर के पास होता है। बताइए, सोचिए कि किसी काम से सारा निर्णय हम अकेले लेंगे, या आपके कॉलेज में अगर सारा निर्णय प्रिंसिपल लेंगे, एडमिशन, किसका पैसा बाकी, फॉर्म भरा कि नहीं भरा, एडमिट कार्ड, सब अकेले प्रिंसिपल करेंगे,
ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और याद रखिएगा ये छोटे बिजनेस के लिए तो अच्छा है कि छोटा बिजनेस में अकेले एक आदमी सब कर सकता है, लेकिन जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होगा ये संभव है कि एक आदमी सब काम कर लेगा। फिर वो आदमी क्या करेगा, अपने काम को बांटेगा कि भैया एडमिशन का काम तुम देखो, फॉर्म भरने का काम तुम देखो, फी तुम कलेक्ट करो। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन से आगे बढ़ रहा है। और सेंट्रलाइजेशन से आगे वाला स्टेप कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यानी अपने काम को जूनियर्स के बीच में बांट देना, डिवाइड करना, वो कहलाता है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकरण का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार रहना किसी काम को करने का। अब हम लोग छोटे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो हम लोगों को कि यहाँ क्या लगता है, सेंट्रलाइजेशन। जितने छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं जो सिंगल बिजनेस चला रहे हैं वो सेंट्रलाइजेशन रखा है, केंद्रीकरण है, सब अधिकार उसके पास है। लेकिन जैसे उसका बिजनेस का साइज बड़ा होगा वो संभाल नहीं पाएगा, तो संभाल नहीं पाएगा तो क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइज करना होगा। एक बस है तो तुम सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, बस में बैठ के जाता है, अपने भाड़ा वाड़ा सब अपने भराता है। लेकिन बताओ 4 बस होगा तो मालिक अकेले तुम ही हो, तो संभव है कि चारों बस में बैठ के जाओगे? तब क्या करोगे, तब डिसेंट्रलाइज कर दोगे। ठीक है, हम कुछ अधिकार अपने कंडक्टर को दे देते हैं कि तुम ही भराना, विश्वास करना पड़ेगा, वो लूटे चाहे नहीं लूटे। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी सारा निर्णय एक ही व्यक्ति लेगा, कोई जूनियर नहीं लेगा। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि भाई अब मुकेश अंबानी पूछेगा कि सर झाड़ू खरीदना है, हजारीबाग में रिलायंस जियो का ऑफिस है, तो फ़ोन करके मुकेश अंबानी पूछेगा कि झाड़ू खरीदना, खरीदें कि नहीं खरीदें, नहीं पूछ सकता। इसका मतलब छोटा छोटा निर्णय लेने का पावर यही वाला जो अधिकारी है ना उसी को है। उसको बोल दिया गया तुमको जिसका ज़रूरत होगा तुम खरीद सकते हो। तो छोटे छोटे निर्णय यहीं के अधिकारी लेंगे, यहीं के अधिकारी को वो अधिकार मिला हुआ है कि तुम छोटे निर्णय खुद भी ले सकते हो, उसके लिए मालिक से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोलता है हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था, ये बताइए। हेनरी फ्यूल का जन्म कौन से शहर में हुआ था, आप सभी लोग बताइए। तो हेनरी फ्यूल का जन्म सब लोग जानते हैं, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था फ्रांस में। अब इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, फ्रांस किधर है। जो आपका डायरेक्ट साल का और जगह का पूछेगा, नियोजन में शामिल है, बताइए प्लानिंग में क्या शामिल है, आप सब लोग जानते हैं। प्लानिंग में बोला है क्या करना चाहिए, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा प्लानिंग में यही तीनों सवालों के जवाब तो आने। जितने WH क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट हाउ व्हेन, ये जितने सवाल होते हैं उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना तो प्लानिंग है कि क्या करना है, कैसे कब करना है, कैसे करना है। जितने कब कैसे क्या है इन सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे ना तो प्लान बन जाएगा आपका। जैसे अगर घूमने जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाना है, चलो ये तय हो गया कहाँ जाना है, फिर कैसे जाना है, कैसे तय हो गया कि हम लोग सर गाड़ी बुक करके जाएंगे, तो फिर बोलेगा कि कब जाना है, फिर ये तय हो गया कब जाना है, फिर कितना लगेगा। जो ये कब कैसे क्या है, अगर सारे सवाल का जवाब आप ढूंढ लिए तो आपका प्लान रेडी हो गया। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इन सारे सवालों का जवाब है कि अगर आप सारे सवाल का जवाब दे देते हैं तो आप प्लान तैयार कर दिए कि कहाँ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस सारे सवाल का जवाब आपके पास रेडी, मतलब प्लान रेडी। तो प्लानिंग के अंदर यही करते हैं हम लोग। आगे बोलता है डेलीगेशन कैन बी डन, भरार्पण किया जा सकता है। डेलीगेशन किसका किया जा सकता है, यानी आप अपने जूनियर को क्या चीज़ दे सकते हो, अधिकार दे सकते हो, उत्तरदायित्व दे सकते हो, क्या आप डेलीगेट कर सकते हो। क्या भरार्पण का मतलब तो ऊपर से नीचे अधिकारियों तक क्या आ सकता है। तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे अधिकारियों तक सिर्फ अधिकार आता है। हम अपने जूनियर्स को अधिकार दे सकते हैं, यानी हम जो अपने जूनियर को देंगे वो अधिकार देंगे। उत्तरदायित्व तो साथ ही साथ आता है, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व चलता है। याद रखिएगा अधिकार के साथ क्यों कौन चलता है, उत्तरदायित्व और अकाउंटेबिलिटी भी चलता है। तो याद रखिएगा सिर्फ हम जो डेलीगेशन कर सकते हैं वो अथॉरिटी का कर सकते हैं, अधिकार का हस्तांतरण कर सकते हैं। हम अपने जूनियर को राइट देंगे, अधिकार देंगे कि तुम झारखंड संभालो, और कल हो गया अगर झारखंड में कुछ गड़बड़ हुआ तो सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए। कोई दिक्कत है। तो जब भी भरार्पण किया जाता है तो किसका किया जाता है बच्चा लोग, अथॉरिटी का किया जाता है। यानी हम अधिकार अपने जूनियर को दे सकते हैं, उत्तरदायित्व तो नहीं। उत्तरदायित्व तो अपने आप उसके साथ जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी अपने आप उसके साथ जाता है। यानी हम जब भी भरार्पण करते हैं तो अधिकार का करते हैं, अधिकार ही ऊपर से नीचे आता है, वो उत्तरदायित्व और अकाउंटेबिलिटी अपने आप उसके साथ आता है, उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सिर्फ हम क्या देते हैं, किसी काम को करने का ऑथोरिटी देते हैं, अधिकार देते हैं, किसी भी काम को करने का अधिकार देते हैं। उत्तरदायित्व अपने आप नीचे चला जाता है, उत्तरदायित्व का भरार्पण नहीं किया जाता है, वो अपने आप हो जाता है बच्चों। आगे बोलता है नियुक्तिकरण क्या है, स्टाफिंग इज,
नियुक्तिकरण के अंदर क्या बोलते हैं, प्लान है, कंट्रोल है, डायरेक्शन है या अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन है। पता है नियुक्तिकरण के अंदर क्या करते हैं, स्टाफिंग के अंदर नियुक्तिकरण का मतलब नौकरी पर लोगों को रखना, तो नौकरी पर रखने के लिए हम प्लान तो नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए ये ठीक है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, नियुक्तिकरण के अंदर क्या होता है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाते हैं, यानी लोगों को कार्य पर लगाने के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, नियुक्तिकरण बोलते हैं, जहाँ लोगों को काम पर लगाते हैं। आगे बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना होता है, यानी बोलता है एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, कितना परसेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में एनालिसिस होता है, कितना परसेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट में एनालिसिस होता है बताइए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा एनालिसिस ही होता है। तो अगर एनालिसिस की बात करें तो 75% एनालिसिस होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ट्वेंटी बोलता है कौन सा संगठन ऑटोमेटिक बन जाता है, इसमें से कौन ऐसा संगठन है जो अपने स्वतः बन जाता है। तो याद रखिएगा अनौपचारिक संगठन आप स्वतः बन जाता है, इसको बनाना पड़ता है, इसको भी बनाना पड़ता है। ये संगठन अपने आप बन जाता है। ये क्यों बनता है, तो व्यक्तिगत संबंधों के कारण बनता है, पर्सनल रिलेशन के कारण जो संगठन क्रिएट हो जाता है उस संगठन को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ पर्सनल रिलेशन के कारण क्रिएट हो जाते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए आप गांव में रहते हैं, अगर आपके गांव में बाहर का कोई लड़का के पीट दिया तो देखिएगा पूरा गांव का आदमी उसको पीटने के लिए लग जाता है, संगठित हो जाता है, एकजुट हो जाता है, इसलिए क्योंकि पर्सनल रिलेशन है कि मेरा आदमी को मारा है, कोई और कुछ नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं, बस पर्सनल रिलेशन है कि मेरा आदमी मेरा दोस्त को मारा। नहीं गुंडई करने चल जाता है गांधी मैदान, 15 को मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गया कि मेरा दोस्त को छू देगा, ये क्या है, पर्सनल रिलेशन है, उसके साथ मेरा ऐसा संबंध था कि उसको मारा तो हम भी मारेंगे। तो इसके लिए जो संगठन बन जाता है इनफॉर्मल होता है, इसमें अपने आप बन जाएगा, पता नहीं 50 बच्चा कहाँ से आ जाएगा। और किसी चीज़ के लिए बोलो कि भैया आज हमको ज़रूरत है, कोई 50 बच्चा नहीं आएगा, लेकिन मारपीट करना है, पर्सनल रिलेशन की बात है, छू दिया, तुम्हारा दोस्त को छू दिया जी। तो पर्सनल रिलेशन के कारण जो संगठन बनते हैं उन संगठन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन कहते हैं। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से बनते हैं, कंपनी में डेवलप किए जाते हैं। वो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता, यानी सोपान श्रृंखला जिस संगठन में पालन नहीं किया जाता है ऐसा कौन सा संगठन। तो आप जब भी जानते हैं इनफॉर्मल, यहाँ कोई सिस्टम से काम ही नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम से काम नहीं होता, पागल की तरह काम करता है लोग। बताइए जो भीड़ 50 लोगों का आता है गांधी मैदान में पीटने के लिए, उसमें कोई लीडर होता है कि एक आदमी ही बोलेगा बाकी उसका बात सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं, सब बोलेगा। और लड़ोगे तो किधर से मार देगा कोई ठिकाना नहीं, कोई पीछे से मार देगा, कोई आगे से मार देगा, क्योंकि संगठन में पता ही नहीं है कि कौन लीडर है, किसको बोलना है, किसके पास अधिकार, कुछ नहीं, वहाँ जो पाएगा सो ठोकेगा। इसलिए ऐसे जगह पे लड़ोगे जो संगठन सिस्टमैटिक काम करता है, वहाँ जैसे पुलिस में चलेगा, पुलिस से टकराओगे तो एक ही आदमी पीटेगा, थानेदार मार रहा है तो बाकी लोग नहीं मारेगा, या एक मार रहा है दूसरा नहीं मारेगा, क्योंकि जानता है कि उसका अधिकार है वो बोलेगा। लेकिन यहाँ तो भैया ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कूट देगा पकड़ के, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है कि यही बोलेगा, यही अधिकारी हैं। जैसे किसी नेता से टकराओगे तो नेताजी मारेंगे, उसका कार्यकर्ता नहीं कुछ करेगा कि चलो कहीं नेताजी ठोक रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नेता नहीं है तो कोई भी धुन देगा आपको। इसलिए याद रखिएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सोपान श्रृंखला का पालन नहीं किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सोपान श्रृंखला का पालन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जिसे आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। तो अधिकार दे सकते हैं, और जवाबदेही दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। संगठन किसी को नहीं दिया जा सकता, संगठन एक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। आगे बोलता है निम्नलिखित में से किसके अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा ऐसा काम है जो हम दूसरे को नहीं बता सकते। हम बहुत भी वर्कलोड मेरे पास रहेगा तो हम कौन सा ऐसा काम है जो अपने जूनियर को नहीं दे सकते हैं। तो भैया सिंपल है, गोपनीय काम। कोई ऐसा काम है जिसको एकदम सीक्रेट है कि नहीं इसको नहीं बताना, आप सब कुछ बता दोगे सामने वाले को तो बर्बाद कर देगा आपको। इसलिए बोलता है सीक्रेट काम मत बताओ, बाकी सब काम दे दो ना, अब डेली काम है उसको, अटेंडेंस बनाना है, सब करेगा दूसरा स्टाफ लोग, साधारण काम सिंपल काम सब वो लोग कर सकता है, लेकिन गोपनीय काम अपने पास रखना, जो मेन काम जैसे चेक पर साइन करना है, अब वो सब नीचे से कराओगे तुम ही कर दो, तो जिस दिन वो मन गया ना चेक पर साइन करके पैसा निकालेगा। तो बोलता है कि ये सब काम कभी भी नीचे वाले को नहीं देना चाहिए, जो गोपनीय काम होता है, सीक्रेट काम होता है। बोलता है पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ, बताइए नीति निर्धारण कौन करेगा। तो सिंपल है कि किसी कंपनी कैसे चलेगी ये तय टॉप लेवल करेगा, तो उच्च स्तरीय प्रबंध करेगा, हाई लेवल मैनेजर करेगा किसी कंपनी का नीति निर्धारण, यानी कंपनी का नीति निर्धारण का जिम्मा जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। आगे लिखता है रिक्रूटमेंट इज इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन, क्या लगता है किसी कंपनी में
रिक्रूटमेंट एक बार होता है या जीवन भर चलता रहता है? तो किसी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, एक बार होने वाला चीज़ नहीं है, जीवन भर चलता रहता है। क्या लगता है एक बार किसी वर्कर को लाएगा तो बंधुआ मजदूर है, जीवन भर आपके पास रहेगा, उसको दूसरा मौका मिलेगा छोड़ के चल जाएगा। अब हम किसी स्टाफ को लाए, उसको दूसरा मौका मिलेगा छोड़ के चल देगा। इसका मतलब है कि आपको भर्ती हमेशा करते रहना पड़ेगा, एक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो आपको हमेशा स्टाफ रखने पड़ेंगे, तो कंटिन्यूस काम है। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नियोजन की सीमा नहीं है पूछ रहा, नहीं है हमको होना चाहिए। तो पहला वो लिखा है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कंडीशन सीमा है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी नियोजन में सीमा हेल्पफुल इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग का सीमा नहीं है मतलब लिमिटेशन नहीं है, हेल्पफुल इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग, और बोलता है डिफ़िकल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। ये तो हमारा सही है, ये भी सही है। अब ध्यान दीजिएगा, बोलता है प्रभावी नियंत्रण में सहायक, क्या ये सीमा नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका ठीक है कि प्रभावी नियंत्रण में सहायक जो है इससे कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन नहीं है मतलब ये फ़ायदा है, बाकी डिफ़िकल्टी होता है सिलेक्शन में। ये एक ध्यान दीजिएगा, ये एक सीमा है, एक सीमा है, ये समस्या एक समस्या ये है, एक समस्या ये है, ये समस्या नहीं है। अब इसमें क्या समस्या है? तो बोलता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव में से सिलेक्शन में दिक्कत होता है। बहुत सारे चॉइस आ जाते हैं जब हम प्लान बनाते हैं कि ए करें, बी करें, सी करें। जैसे भी मान लो घूमने जाना है तुम लोगों को, तो पहला सर कार से जाएं, अपना गाड़ी बुक करके जाएं, बस से जाएं, या सर मोटरसाइकिल से जाएं। अब तुम्हारे पास टेंशन है कार बस और मोटरसाइकिल। अब सोचना पड़ेगा किस से जाएँ। तो कोई बोलेगा नहीं कार बुक कर लेते हैं, कोई बोलेगा चलो बस से चल जाते हैं, कोई बोलेगा नहीं बाइक से जाएंगे। अब ये बहुत मुश्किल है चुन पाना कि दोनों में से, तीनों में से कौन बेस्ट है अपने लिए अभी के समय में, कौन मेरे लिए बेहतर होगा जिसमें हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे और आराम से घूम के आ जाएंगे। तो चॉइस करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए ये समस्या लिखा है कि चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट अल्टरनेटिव कौन होगा? ये होगा, बी होगा या सी होगा। और उसके नीचे लिखा है पर्याप्त लोच की, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते प्लान को, और फ्यूचर कंडीशन तो किसी को पता नहीं, इस दुनिया में अनसर्टेन है, क्या होगा पता नहीं। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलता है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। बताइए कर्मचारी का डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, किस आधार पर कर्मचारी का डेवलपमेंट करेंगे, क्या क्या शामिल है कर्मचारियों के विकास में? तो बोला है कि फर्स्ट आप लोग पढ़े होंगे, अगर कर्मचारी का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए प्रमोशन जरूरत है, ट्रांसफ़र जरूरत है, ट्रेनिंग जरूरत है। इसलिए ऑल ऑफ दीज। अगर प्रमोशन करेंगे, बताइए जी, कोई सुपरवाइजर था उसको सीधा मैनेजर बना देंगे तो डेवलपमेंट होगा। एक जगह पे काम कर रहा था दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक अधिकारी के नीचे काम कर रहे हैं, दूसरे अधिकारी के पास अगर भेजेंगे हो सकता है वो अच्छा अधिकारी हो और आपको जो ज़्यादा कोऑपरेट करेगा। ट्रेनिंग करेंगे तो बढ़ेगा ही। व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, इसमें से क्या जरूरी है एक अच्छा डेलीगेशन के लिए, यानी एक व्यक्ति अपने अधिकारों को हस्तांतरित करता है उसके लिए से इसमें से क्या जरूरी है? तो ठीक से ध्यान दीजिए एक का करके, इसमें क्या जरूरी है? तो बोलता है फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट जरूरी है, या एटमॉस्फेयर, या क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो याद रखिएगा सही चीज़ है क्लियर एक्सप्लेनेशन। आप हर काम को एकदम क्लियर एक्सप्लेन कीजिए, देखिएगा अपने आप ऑथोरिटी सही चला जाएगा, एकदम क्लियर कि तुमको ये करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको काम करना होगा। बोलता है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मैनेजमेंट रिसोर्सेस इंक्लूड। मैनेजमेंट रिसोर्सेस में क्या होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तीनों चीज़ शामिल होता है, तीनों चीज़ याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। इसी को स्टाफिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो स्टाफिंग आ जाएगा, यानी स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सब शामिल होता है। उसके नीचे है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, इसमें से क्या है प्रबंध के सिद्धांत नहीं, यानी कौन सा चीज़ प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते हैं? तो पहले ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं है। यानी संपूर्ण का मतलब ये मत बोलिए कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन गया वो ज़िंदगी भर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रिंसिपल्स हैं, समय के साथ बदल देंगे। तो बोलता है कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल संपूर्ण नहीं है, समय के साथ बदलेगा, समय के साथ इसमें परिवर्तन आएगा, इसलिए ये चीज़ है। आगे बोलता है कि प्रशिक्षण की कितनी विधियाँ हैं, प्रशिक्षण की कितनी विधियाँ, कितने मेथड्स हैं? सारे लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग के कितने मेथड्स हैं। तो जॉब रोटेशन ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब होता है, अप्रेंटिसशिप होता है, तो ऑल होगा। ट्रेनिंग के सारी विधियाँ हैं। उसके नीचे कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? बोलता है आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है। तो अभी के समय में अगर देखें तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन आप आवश्यक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण में
आप आवश्यक ले सकते हैं, इसमें अनिवार्य छोड़ के आप आवश्यक लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं भी सरकार नियम नहीं बनाई है कि अनिवार्य है, इसलिए आप अनिवार्य छोड़ दीजिए, सीधा आवश्यक ही लिख दीजिए। सरकार इसके लिए कोई रूल नहीं बनाई कि एकदम नहीं कराना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, लेकिन ज़रूरी है, बिना ट्रेनिंग का आज के समय में कोई नहीं, तो इसका ए मार दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बोलता है किसी व्यक्ति को उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण करना, यानी जहाँ काम कर रहा है उसे ऊपर भेज देना, उच्च पद पर हस्तांतरित कर देना क्या कहलाता है? सब लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक पद से उसके ऊपर वाले पद पर लेके जाते हैं तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। एक व्यक्ति को जहाँ काम करो उसे ऊपर वाले पद पर भेज देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। डिमोशन मतलब होता है नीचे भेज देना, जहाँ काम करो उसे नीचे कर देना, और जहाँ काम करो उसे ऊपर करेंगे तो प्रमोशन होगा। दो ही चीज़ होता है, या तो प्रमोशन या तो डिमोशन। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोलता है नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। स्टाफिंग किसके अंदर होता है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? लोगों को नौकरी पर रखना। तो लोगों को नौकरी पर रखने के लिए तो सारा मैनेजमेंट काम करता है ना, टॉप लेवल भी नौकरी देता है, मिडिल लेवल भी देता है, लोअर लेवल भी देता है। विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, हम अगर अपने वर्कर को डेवलप करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट लिखा है कि इंक्रीज इन कैपेसिटी, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हम डेवलपमेंट अपने वर्कर का इसलिए करते हैं कि उसका हमारा कैपेसिटी इंक्रीज हो, उस वर्कर का बेटर परफॉर्म करे और उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए हम अपने वर्कर को डेवलप करते हैं। उसके अकॉर्ड बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, कि कुंजम ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं, कितने स्टेप्स हैं कुंजम ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रोसेस का? तो याद रखिएगा कुंजम ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रोसेस का 7 स्टेज है। ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेज है? 7 स्टेज हैं। और लास्ट लिखा है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? अगर आप प्लानिंग प्रोसेस बनाएंगे सबसे लास्ट में होता है फॉलोअप करना। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट क्या होता है? फॉलोअप करना। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका प्लान सक्सेस नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था सेट 1, यानी अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो 40 क्वेश्चन में अगर सही से पढ़े होंगे, सुने होंगे, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा और इसको, क्योंकि अगर दोबारा आप सुनेंगे तो ये 40 नहीं कम से कम 70-80 क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक को और भी एक्सप्लेन करने का कोशिश किए। और इसी तरह से आपके पास वीडियोस चल जाते रहेंगे। तो कॉमर्स वाला हजारीबाग से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। धन्यवाद।